आयशा चौधरी, जो अपने माँ-बाप की कहानी सुनाती है जिसकी शुरुआत उसके जन्म से पहले यानी कि 19 साल पहले हो चुकी थी। मॉर्निंग में अदिति नीरेन के पास जाती है और उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर नीरेन को शॉक लगता है। नहीं दोस्तों, इनकी शादी हो चुकी है और इनका एक बेटा ईशान भी है। नीरेन का इस बात पर चौंकने का कारण कुछ और ही है, जो आपको आगे मूवी में पता चलेगा। वो अदिति को अबॉर्शन के लिए कहता है, लेकिन अदिति ऐसा करना नहीं चाहती और ऐसा करती भी नहीं है। और इस तरह इनकी लाइफ में आती है आयशा, जहाँ से इन दोनों की लाइफ पूरी तरह चेंज हो जाती है। आयशा का जन्म होने के 6 महीने बाद ही उन्हें लंदन जाना पड़ता है, जहाँ उन्हें पता चलता है आयशा को इम्यूनोडिफिशियंसी नाम की बीमारी है। मीन्स दैट आयशा का इम्यून सिस्टम जन्म से ही बहुत वीक है, जिस कारण उसे नॉर्मल एनवायरनमेंट के बैक्टीरिया से भी खतरा है। डॉक्टर आयशा का बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने के लिए कहते हैं, जो कि बहुत कॉस्टली ट्रीटमेंट है, 1,20,000 पाउंड का। लेकिन वो रेडी हो जाते हैं इस ट्रांसप्लांट के लिए। इस ट्रीटमेंट के लिए वो ईशान का और अपना ब्लड सैंपल भी डॉक्टर को दे देते हैं और स्टार्ट होती है आयशा के ट्रीटमेंट की जर्नी, जिसको कराने के लिए बहुत पैसे चाहिए थे, जिस कारण नीरेन रोज सुबह निकलता और छोटा बड़ा जैसा भी काम मिलता वो करता। एक दिन वो एक रेडियो स्टेशन जाता है, सनराइज रेडियो, जहाँ वो पूरी दुनिया से अपनी बेटी के लिए हेल्प मांगता है। शाम को आयशा के पास डॉक्टर का फोन आता है, वो भी एक खतरनाक बात के साथ। वो बात ये थी कि ईशान नीरेन का बेटा नहीं है, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स जो इन्होंने कुछ दिन पहले डॉक्टर को दी थी। इसी वजह से ईशान को भी लंदन बुलाया जाता है और उसके ब्लड टेस्ट या और भी जो टेस्ट होते हैं वो दोबारा किए जाते हैं। लेकिन इस बीच नीरेन को अपनी वाइफ पर शक होने लगता है, जिसके रिजल्ट में हमको उन दोनों की कोल्ड वार देखने को मिलती है। कुछ दिनों बाद उन दोनों को दो बड़ी खुशखबरी मिलती है। पहली ये कि ईशान की रिपोर्ट आती है, जिससे ये पता चल जाता है कि ईशान नीरेन का ही बेटा है। पहले वाली रिपोर्ट हो सकता है कि इंडियन डॉक्टर्स की कोई गलती रही हो, लेकिन इसके लिए नीरेन को अदिति से बहुत माफी मांगनी पड़ती है। और दूसरी खुशखबरी ये होती है कि नीरेन के पास सनशाइन रेडियो से फोन आता है, जहाँ से उसे पता चलता है कि दुनिया भर के लोगों ने आयशा की मदद करी है और कुल मिलाकर उनके पास 2.5 लाख पाउंड इकट्ठे हो चुके हैं, जो कि अनबिलीवेबल लग रहा था। नीरेन और आदिति के लिए बहुत ही इमोशनल मूवमेंट होता है कि अब उन्हें पूरी उम्मीद हो चुकी है कि उनकी बेटी का इलाज हो सकेगा और वो जिंदगी भर उनके साथ रहने वाली है। ईशान का बोन मैरो मैच नहीं होता, इसलिए उसे वापस इंडिया भेज दिया जाता है और ये काम नीरेन को करना होता है। और ये टाइम आदिति के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किलों से भरा होता है, क्योंकि एक हॉस्पिटल में उसकी बेटी थी और दूसरे में उसका हस्बैंड। लेकिन ये मुश्किल टाइम भी निकल जाता है और आयशा का ऑपरेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। लेकिन आयशा का ट्रीटमेंट, जिसे कीमोथेरेपी कहते हैं, वो होना बाकी है, जिसका टाइम ड्यूरेशन 10 महीने या उससे ज्यादा भी हो सकता है। और इस थेरेपी का आगे चलकर आयशा की बॉडी पर एक नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ सकता है, लेकिन अभी आयशा को ठीक करने के लिए जरूरी होता है। और ईशान जो अभी इंडिया में है, उसके पास भी कोई होना चाहिए, जिस कारण नीरेन इंडिया में चला जाता है और अदिति आयशा के साथ उसके ट्रीटमेंट के लिए यहीं लंदन में रहती है 10 महीनों के लिए। इतने टाइम पीरियड के लिए अदिति को अपने बेटे से दूर रहना भी काफी मुश्किल था। अदिति रोज आयशा की वीडियोस बनाती और उसके कैसेट इंडिया में कोरियर करती, जो नीरेन अपनी फैमिली के साथ देखता। तो इस तरह आयशा की ब्रॉडकास्टिंग इंडिया में होने लग जाती है। 3-4 महीने बाद नीरेन लंदन आ जाता है, क्योंकि वो अपनी बेटी और वाइफ से ज्यादा दूर नहीं रह सकता और ईशान को भी 2-3 दिन में लंदन लाने का इंतजाम कर लेता है, इस होप में कि 6-7 महीने तक वो लंदन में ही रहेगा और अपना जॉब ट्रांसफर भी वो यहाँ करवा लेता है। लेकिन अदिति नीरेन को बताती है कि उन्हें यहाँ 6 महीने नहीं 10 साल तक रुकना पड़ सकता है, क्योंकि आयशा के सेल को बनने में इतना टाइम लग सकता है और उससे पहले अगर वो इससे यहाँ से ले गए तो इसकी बॉडी जल्दी से इन्फेक्ट हो सकती है लो इम्यून सिस्टम के कारण। अदिति नीरेन को कहती है, हमारे लिए सिर्फ ये 10 साल हैं और आयशा के लिए इसकी पूरी जिंदगी। और यहाँ से शुरू हो जाती है लंदन में चौधरी फैमिली की लाइफ। दिन में नीरेन को जॉब पर जाना और रात को अदिति को। इस तरह आयशा के पास 24 घंटे उसके माँ बाप में से कोई एक रहा करता था और इसी तरह की लाइफ स्टाइल के साथ उनके 10 साल गुजर जाते हैं। डॉक्टर्स ने कहा कि आयशा को भीड़ भाड़ से दूर रखना है, इसलिए अदिति ने अपना घर शहर से दूर एक छोटे से विलेज में बनाया है। और 10 साल मेहनत करने के बाद नीरेन और आदिति की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं, बहुत अच्छी हो गई है। आयशा, निशान, अदिति और नीरेन हॉस्पिटल जाते हैं आयशा की वीकली रिपोर्ट चेक करने के लिए, जिसमें हमेशा से ही कभी कोई सेल तो कभी कुछ कम रह ही जाता था। लेकिन इस बार आयशा की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई है, जिसके लिए अदिति और नीरेन बहुत खुश होते हैं। आखिरकार उनके पिछले 10 साल की मेहनत और सेक्रीफाइस का रिजल्ट फाइनली मिल गया और अब आयशा की भी उनके जैसी एक नॉर्मल लाइफ है।
उसी वक्त नीरेन अदिति को बताता है कि उसे कंपनी में एक अच्छी पोस्ट पर प्रमोशन मिल गया है, लेकिन उसके लिए उन्हें वापस इंडिया शिफ्ट होना होगा। अदिति पहले मना करती है आयशा के लिए, क्योंकि अभी ही तो वो ठीक हुई है, लेकिन नीरेन के समझाने पर वो रेडी हो जाती है इंडिया जाने के लिए, इस शर्त पर कि अगर आयशा को थोड़ी सी भी दिक्कत हुई तो वो वापस यहाँ आ जाएंगे। इंडिया में चौधरी फैमिली दिल्ली के पास एक फार्म हाउस में रहने लग जाती है। आयशा को अपनी सबसे प्यारी चीज आजादी तब मिल गई जब उसका स्कूल में एडमिशन हुआ। वहीं पर उसे एक लड़का भी अच्छा लगने लगा जिसका नाम था करण, और यहाँ से कुछ दिनों के लिए या महीनों के लिए उनकी लाइफ नॉर्मल चलने लगती है। हाँ सही सुना, कुछ दिनों या महीनों के लिए बस। एक शाम वो सब एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। कुछ देर तक आयशा और बाकी सब डांस वांस करते हैं। थोड़ी देर बाद ईशान किसी काम से ऊपर जाता है और वो देखता है कि आयशा अनकॉन्शियस हालत में फ्लोर पर गिरी हुई है। वो अपने मॉम डैड को बुलाता है, फिर घर से हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से घर। अब आते हैं आयशा को हुआ क्या था। दोस्तों याद है कीमोथेरेपी और उसके नेगेटिव इफेक्ट, यही वही था जिसका असर अब देखने को मिल रहा था। इस थेरेपी की वजह से आयशा को कोई बीमारी हुई थी जिसको बोलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इस बीमारी के कारण आयशा के लंग धीरे धीरे काम करना बंद कर रहे थे और इसका कोई इलाज भी नहीं है। ऑल इन ऑल डॉक्टर के हिसाब से आयशा के पास तकरीबन 5 साल तक का टाइम था, और ये बात आयशा को भी पता चल जाती है। काफी दुखी होते हुए भी अदिति चाहती थी कि आयशा अपनी बची हुई लाइफ मजे से जिए और वो सब करे जो लोग अपनी पूरी जिंदगी में नहीं कर पाते। इस कारण वो आयशा और ईशान के सामने खुश रहती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सबसे पहले वो आयशा को एक छोटा सा क्यूट सा पेट दिलाती है, क्योंकि आयशा को बहुत पहले से ही एक पेट पालने का मन था जिसका नाम वो रोलो रखती है। दूसरा, आदिति को पता चलता है कि आयशा को एक लड़का पसंद है स्कूल में, करण। वो अपने बेटे ईशान को कहती है, ये कह लो रिक्वेस्ट करती है कि वो मदद करे आयशा के दिल की बात करण तक पहुंचाने में। कुल मिलाकर यह है कि अदिति आयशा की लव लाइफ टाइम से पहले स्टार्ट करना चाहती है, क्योंकि टाइम ही तो उसके पास सबसे कम है। अदिति कोशिश करती है आयशा और करण एक साथ टाइम स्पेंड कर सके। आयशा एक टॉक शो में जाती है जहां वो अपनी लाइफ के बारे में बताती है, जिसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ईशान पढ़ाई के लिए लंदन चला जाता है और कुछ दिनों बाद ऑक्सीजन सिलेंडर भी आयशा का दोस्त बन जाता है। एक दिन आयशा हिम्मत करके करण को अपने दिल की बात जीमेल कर देती है और कुछ मिनट बाद ही करण भी रिप्लाई कर देता है, आई लव यू एज ए फ्रेंड, आई एम सो सॉरी। बस आयशा का दिल टूट जाता है और वो बहुत रोती है। फिर क्या था, आदिति दिल टूटने का गम को भुलाने के लिए ईशान को लंदन से घर बुला लेती है और फिर वो सब जाते हैं इमरजेंसी वैकेशन पर आयशा के गम को भुलाने के लिए। अगली का दिल टूटा है भाई, इतना तो बनता है। वैकेशन खत्म होते हैं, लेकिन वापस घर आते टाइम फ्लाइट में आयशा की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और उसे इमरजेंसी हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। डॉक्टर एक बार फिर नीरेन और आदिति को एडवाइस देते हैं कि उनको आयशा का लंग ट्रांसप्लांट कर लेना चाहिए, इससे आयशा की लाइफ 10 साल तक और बढ़ जाएगी। नीरेन रेडी हो जाता है, लेकिन आदिति को ये नहीं करना। इस बात के लिए वो दोनों हॉस्पिटल में ही आर्ग्यूमेंट करने लग जाते हैं। नीरेन को बस अपनी बेटी जिंदा चाहिए और आदिति को अपनी बेटी अच्छी लाइफ जीती हुई नजर आनी चाहिए, जो कि ट्रांसप्लांट के बाद पॉसिबल नहीं हो पाएगा। वो बस एक बेड पर जिंदा लाश बनकर रह जाएगी, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि आयशा का लंग ट्रांसप्लांट हो। इसी सब बातों के बीच आदिति गुस्से से नीरेन को कहती है कि तान्या के टाइम भी तुमने अपनी मर्जी चलाई थी। तान्या दोस्तों इन दोनों की पहली बेटी थी, जिसे भी आयशा वाली बीमारी हुई थी। ये बीमारी ही जेनेटिक थी, लेकिन नीरेन तब इसे कोई नॉर्मल डिसीज सोचता रहा। और इसी तरह जब डॉक्टर्स ने तान्या को चेक किया तो उन्हें पता चला कि तान्या अब सिर्फ 24 घंटे तक ही जिंदा रह पाएगी और 24 घंटे के बीच ही तान्या मर जाती है। दोस्तों नीरेन को इस बात का बहुत सदमा पहुंचा था, इसलिए वो तान्या को बुलाना चाहता था और यही कारण है ना उसने तान्या की कोई फोटो घर में लगाई और ना ही उसके सामने कोई तान्या की बात करता था। लेकिन कई सालों बाद फिर से नीरेन के सामने वैसा ही वक्त आ चुका था, लेकिन इस बार वो अपनी बेटी से बात कर सकता था और उसकी फीलिंग्स को समझ सकता था कि उसे अब आगे क्या करना चाहिए, और नीरेन वही करता है। वो आयशा के पास जाता है और उसे लंग ट्रांसप्लांट वाली बात बताता है ताकि वो अपनी बेटी के साथ और टाइम रह सके। लेकिन आयशा अपने डैड से पूछती है कि आपको कैसे पता कि 28 साल की उम्र में मरना 18 साल से आसान होने वाला है। डैड अब बस हो गया। नीरेन उसे अदिति के पास ले जाता है। आयशा अपनी मॉम को एक रेड दुपट्टा देती है और उन्हें स्टैचू बोल देती है। उस टाइम आदिति नीरेन की तरफ देख रही होती है और नीरेन उसे मना कर देता है, इस सेंस में कि आयशा भी नहीं चाहती कि उसका ऑपरेशन हो। दोस्तों ये तो मूवी है, हो सकता है कि मैं इसे आसानी से कह दूं या मैंने मूवी देखी और हो गया, लेकिन ये रियल बेस्ड स्टोरी है। जिस डैड को अपनी बेटी से ये सुनना पड़ा होगा, डैड अब बस हो गया, और जिस माँ को पता है कि उसकी बेटी मरने वाली है लेकिन अपनी बेटी के लिए वो हिल भी नहीं सकती। दोस्तों ये मूवमेंट कुछ वर्ड में डिस्क्राइब करना बड़ा मुश्किल काम है।
ऐसे ही धीरे धीरे टाइम जाता रहता है और टाइम के साथ आयशा की तबीयत और खराब होने लग जाती है। अदिति उसका जितना हो सके उतना ध्यान रखती है और ये टाइम ऐसा हो जाता है जिसमें अदिति एक हफ्ते में सिर्फ 16 घंटे ही सो पाती है, जिससे उसकी बॉडी डोपामिन ऑब्जर्व नहीं कर पाती, ग्लूकोज की प्रोसेसिंग बंद हो जाती है और न्यूरल कनेक्शन कट हो जाता है, जिसका रिजल्ट ये आता है। आदिति एक रात उठकर प्यास लगने पर चाय मांगती है और ना मिलने पर नीरेन का गला दबाने लग जाती है। ऑल इन ऑल प्रॉपर स्लीप ना मिलने से आदिति की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं रहती। नीरेन इमीडिएटली उसे हॉस्पिटल ले जाता है, जहां उसका एक हफ्ते तक ट्रीटमेंट चलता है। इस बीच आयशा अपने सारे थॉट्स, फीलिंग्स कुछ पेपर्स पर लिख देती है और आदिति जब ठीक होकर वापस आती है तो आयशा वो सारी फीलिंग्स और थॉट्स अपनी माँ को गिफ्ट करती है, जो कुछ दिनों में बुक के रूप में सामने आने वाली है। 25 दिसंबर आता है। वो सब क्रिसमस एंजॉय करते हैं। वो सब खुश रहना चाहते हैं, जितना हो सके उतना खुश। ईशान भी वापस आ चुका है। कुछ दिनों बाद आयशा की तबीयत काफी खराब होने लगती है। आदिति पहले उसे ऑक्सीजन देती है, फिर नीरेन को कॉल कर घर बुलाती है और ईशान को आयशा के पास बैठने को बोल देती है। और इन सब के बाद आदिति पब्लिशर से फोन कर आयशा की बुक की कॉपी मांगती है, पर यह पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन बहुत इंसिस्ट करने के बाद पब्लिशर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बुक देने की बात करता है। नीरेन और ईशान आयशा के पास होते हैं और उससे बहुत बातें करते हैं। दोस्तों वो सब समझ चुके हैं कि अब आयशा के जाने का टाइम आ चुका है। शाम तक आयशा की बुक माई लिटिल एपिफनीज आ जाती है। आदिति आयशा के पास वो बुक ले जाती है और आयशा बुक को देखती है और उसके बाद वो दुनिया को अलविदा कह देती है। अब आते हैं प्रेजेंट डे में, जहां नीरेन अपनी फेयरवेल पार्टी में आया हुआ है, क्योंकि उसे अपना ट्रांसफर वापस लंदन में करवा लिया है। लेकिन अदिति यही रहना चाहती है। वो नहीं चाहती थी आयशा से जुड़ी किसी भी चीज से वो दूर जाए। लेकिन उस पार्टी में नीरेन अपनी वाइफ को एक वीडियो दिखाता है जो आयशा के लैपटॉप में थी। दोस्तों आयशा ने ये वीडियो तब बनाई थी जब अदिति हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी। उसे डर था कहीं वो अपनी माँ के आने से पहले ही मर गई तो ठीक से बाय भी बोलना रह जाएगा। वो वीडियो देखकर अदिति बहुत रोती है। नेक्स्ट डे नीरेन और ईशान लंदन चले जाते हैं और अदिति आयशा के रूम में ही रह जाती है। कुछ टाइम बाद नीरेन मॉर्निंग में रनिंग कर रहा होता है और वो देखता है कि अदिति एक बेंच पर बैठी हुई है। वो उसे देखकर बहुत खुश होता है और अदिति जब घर जाती है तो वो देखती है कि नीरेन ने बेडरूम में अपने तीनों बच्चों की फोटोज लगाई हुई है, जिसे देखकर अदिति भी बहुत खुश होती है। और दोस्तों इस तरह मूवी का एंड हो जाता है। सो दोस्तों आई होप सो आप सभी को आयशा और उसकी फैमिली की ये लाइफ जर्नी अच्छी लगी हो, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे ही अमेजिंग किस्से सुनने के लिए। मिलेंगे जल्दी एक और अमेजिंग वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।